हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारी क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने साहित्य यानी कि जो आप जितने भी आपके साहित्यिक डांस हैं इनको देखा था, यानी कि शास्त्रीय नृत्य को देखा था। और शास्त्रीय नृत्य में हमने 8 नृत्य के बारे में बात किया और उसमें से आपके लगभग 4 से 5 जो नृत्य हैं वो कल हमने कवर किया था, जिसको बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया भी था। साथ ही उसके क्वेश्चन भी आप लोगों को बताए थे, डिस्कस किए थे। आज जो बचे हुए आपके शास्त्रीय नृत्य हैं इनको डिस्कस करेंगे और साथ ही जो लोक नृत्य हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो और एग्जाम में आप जा करके कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चन को करेक्ट करें और अच्छा नंबर लेकर के आए। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका है ये है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य आपके शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और कहाँ पर प्रचलित है? ये ओडिशा का है। वस्तुतः ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महर्षि नामक संप्रदाय हुआ करता था जो शिव मंदिर में नृत्य करता था। कालांतर में इसी से ओडिसी जो नृत्य है इसका विकास हुआ है। पहले जो महर्षि नामक हुआ करता था, ये लोग क्या करते थे? ये डांस किया करते थे मंदिर में शिव के सामने और फिर ये जाकर के आगे बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया और ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रचलित हुआ, जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य की पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर देखें तो ये काफ़ी प्राचीन है आपका शास्त्रीय नृत्य, जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। आगे है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद रखना है, ओडिसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है। त्रिभंग में क्या किया जाता है? एक पांव को मोड़ा जाता है और उसके बाद देह थोड़ा किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र होता है। कटी मतलब कमर वाले पार्ट पर विपरीत दिशा में वक्र होता है और जो आपका कंधे वाला पार्ट होता है यानी कि गले के पास वाला जो पार्ट होता है जिसको ग्रीवा कहते हैं, यहाँ पर भी वक्र होता है। यानी कि जो शरीर है ये 3 जगह पर 3 भाग में भंग होता है, इसी को कहते हैं त्रिभंग। एक तो पैर को मोड़ते हैं, दूसरा कमर को दूसरी तरफ झुकाते हैं और सेम अपोजिट साइड में कंधे को झुकाते हैं और इसी को कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। ये लाइन आपको याद होना चाहिए बच्चों कि त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ा किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र किया जाता है, इसी को कहते हैं त्रिभंग। और ये किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता आपके ओडिसी नृत्य का है। और जब हमने चित्रकला को पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो विशेषता था ये आपके अमरावती में जो चित्रकलाएं मिली हैं, ये यहाँ की जो चित्र में बनाए गए हैं फिगर्स, ये त्रिभंग मुद्रा में ही हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। ओडिसी नृत्य जो होता है ये भगवान कृष्ण के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं उसी पर ये नृत्य किया जाता है। इसका जो थीम होता है, जो आधार होता है वो कृष्ण की कथाएं होती हैं। ये पॉइंट्स भी आपको याद होना चाहिए। तथा इस नृत्य में ओडिशा के परिवेश एवं वहाँ के लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान भी किया जाता है। साथ ही जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ फेमस हैं, आपको मैंने मंदिर वास्तुकला में पढ़ाया भी था, जगन्नाथपुरी का मंदिर, इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो उड़ीसा या कलिंग शैली में हैं। और यहीं से साल भंजिका नामक चित्र भी मिलता है। तो आपका उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से। और यहाँ के जो भगवान जगन्नाथ हैं ये भी क्या है? हमारे ओडिसी नृत्य के पार्ट हैं और इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये भी हमारे ओडिसी जो डांस है उसका भाग होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं जो ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। संयुक्ता, इसके अलावा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को बहुत बार पूछा एग्जाम में, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए कि जो सोनल मानसिंह है ये किससे जुड़ी हुई हैं? ओडिसी नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। इसके अलावा कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल और अरुणा मोहंती, ये इंपॉर्टेंट है अरुणा मोहंती भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको पूछता है वो है सोनल मानसिंह।
नेक्स्ट है बच्चों आपका मणिपुरी नृत्य, जो कि आपके पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में भी इसके बारे में मैंने कुछ बताया था। यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की नृत्य शैली है। यह नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें नर्तक बहुत हल्के से जमीन पर पैर रखता है। पैर के संचालन में कोमलता एवं मृदुलता का परिचय मिलता है। यानी कि जो नृत्य है, इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं वो अपने पैर का जो थाप है वो धरती पर बहुत हल्का देते हैं। बहुत कोमल जो है पद इनके संचालित किए जाते हैं और ये बाकी जो डांस है उनसे भिन्न है। आगे है बच्चों, यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुई। जब 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय पूर्वोत्तर में विकसित हुआ तो ये नृत्य भी विकसित हुआ और इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद से लिए गए जो थीम है वो शामिल होते हैं। यानी कि इसमें जो नृत्य किए जाते हैं उसका थीम क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, तो ये होता है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, ये सभी को जो है बेस के रूप में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य की आत्मा ढोल है। यानी कि जो आपका मणिपुरी नृत्य है इसकी जो आत्मा है वो ढोल है। यानी कि बिना ढोल के ये नृत्य नहीं हो सकता। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि किस नृत्य की आत्मा जो है वो ढोल है, तो मणिपुरी का है। या मणिपुरी नृत्य का जो आत्मा है वो क्या है, तो वो ये ढोल है। यानी कि इसमें जो वाद्य यंत्र होगा वो ढोल होगा और ढोल अपनी विशेष जो है यहाँ पे स्थिति रखता है। यह एक सामूहिक नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। अभी तक जो हम देख रहे थे मोस्टली या तो वो एकल महिला के द्वारा किया जाता था या वो एकल पुरुष के द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं कि एक सामूहिक नृत्य है। यहाँ पर कई लोग समूह में डांस करते हैं। मणिपुरी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समूह में जो है डांस करते हैं घूम घूम करके धरती पर, और ये काफ़ी खूबसूरत डांस होता है। आधुनिक समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महती भूमिका निभाई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य के विकास में महती भूमिका निभाई है हमारे महान पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो आपका मणिपुरी है। ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वहाँ के जो नृत्य करने वाले थे, नृत्यकार थे, नृत्यांगना थे, उनको लेकर के ये कलकत्ता में आए अपने शांति भवन में, जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो है स्टडी वगैरह से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने शांति भवन में यहाँ के नृत्यकारों को लेकर के आते हैं और यहाँ पर उनको संरक्षण देते हैं, और वहाँ से ये जो नृत्य है ये पूरे देश में और विदेशों में भी फैल गया था। तो देश विदेश में इसके प्रचार प्रसार या इसके फैलाने में जो योगदान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। इन्होंने ही शांति निकेतन में यहाँ के जो डांसर है उनको रखा था और वहाँ के बच्चों को डांस सिखाने का काम किया था, या यहाँ से ही ये पूरे विश्व में फेमस हुआ है। इस आगे ही बच्चों, तो ये तो आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो गुरु नव कुमार हैं, गुरु विपिन सिंह हैं, झाबेरी बहनें। ये एग्जाम में आया है कि झाबेरी बहनें कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, तो झाबेरी बहनें जो हैं ये आपके मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नैना है, स्वर्णा है, दर्शना है, ये सारे लोग क्या हैं, मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। आप इसमें देख रहे हैं इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, क्योंकि ये ग्रुप डांस है तो इसमें दोनों लोग जो है शामिल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप, इसके रूप भी हैं, जैसे कि रासलीला। आप देख रहे होंगे रासलीला तो यूपी का है, यूपी में भी रासलीला बहुत ज़्यादा होता है, मथुरा के क्षेत्रों में, लेकिन आपके मणिपुर में भी रासलीला होता है। याद रखेंगे कभी एग्जाम में आ जाए कि रासलीला कहाँ का नृत्य है, तो ये मणिपुर का भी है और यूपी का भी है। ये पॉइंट्स याद होना चाहिए। नेक्स्ट है संकीर्तन। आपका संकीर्तन भी जो है ये कृष्ण और राधा से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इन्हीं की जो भी कहानियाँ उन्हीं के थीम पर ये डांस किया जाता है। और ये पुरुष नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। याद रखेंगे पुंग और करताल, अगर पूछे कि वाद्य यंत्र किस नृत्य में बजाया जाता है तो ये आपका जो है संकीर्तन है। संकीर्तन में ही पुंग और करताल बजाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ याद रखेंगे, पुंग और करताल बजाए जाते हैं इसमें जब नृत्य होता है। राधा कृष्ण की रासलीला को ही इसमें थीम बनाया जाता है और इसमें नृत्य और गायन दोनों होता है, यानी कि लोग डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं, और साथ ही ये इसमें क्या बजाते हैं, पुंग बजाते हैं और इसके अलावा करताल बजाते हैं। और डांस कौन सा है, संकीर्तन है। किसका भाग है, मणिपुरी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी, ये आपको याद होना चाहिए।
इसके अलावा जो तीसरा है यहाँ का वो है थांगटा, एक और भी मणिपुरी का ही हिस्सा है थांगटा। और थांगटा जो है ये युद्ध कौशल इसमें दिखाया जाता है, यानी कि वीरता वाला डांस है। इसमें जो भी डांस होता है इसमें दिखाया जाता है कि योद्धा जो है वो किस तरह से युद्ध करता है और युद्ध को डांस फॉर्म में तब्दील करके किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है कि थांगटा कहाँ का नृत्य है, तो वहाँ पे आपको मणिपुरी, ऑप्शन में मणिपुर है तो ठीक है, अन्यथा ये आपके सिक्किम का भी एक लोक नृत्य है जो कि काफ़ी फेमस है। याद रखेंगे थांगटा जो है ये योद्धा वर्ग से संबंधित है और ये ज़्यादातर जो किया जाता है वो सिक्किम में किया जाता है, लेकिन ये भाग किसका है, मणिपुरी का है, मणिपुरी का हिस्सा है, लेकिन फेमस कहाँ है, सिक्किम में है। अगर सिक्किम ऑप्शन में नहीं है तो मणिपुरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कथक। अब हम कथक में आ जाते हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक भी पौराणिक कथाओं पर ही किया जाता है। ये भी नृत्य आपका क्या है, पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना, यानी कि इसमें जो लोग होते थे पहले वो सिर्फ कथाओं को कहते थे, कहानियों को सुनाते थे। मंदिरों में या ऐसे सामूहिक प्लेस पे ये लोग अपनी बातों को यानी कि कहानियों को कहते थे, कथाओं को कहते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन आगे चल करके वो कथा कहते कहते डांस भी करना शुरू कर दिए, तो अब यहाँ पे कथोपकथन के साथ साथ डांस भी शुरू हो गया। और ये कथक जो है ये कथा यानी कि जो है कहानी के साथ साथ डांस भी इसमें मिक्स है, तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो गई आगे चल करके। वस्तुतः कथक यूपी की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें भी राधा कृष्ण ही ज़्यादा थीम में है, क्योंकि राधा कृष्ण ही ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मोस्टली जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें राधा कृष्ण को लिया गया, खास करके जो आपके उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि नृत्यों में जो है राधा कृष्ण का समन्वय पाया जा रहा है, या उन्हीं के द्वारा जो जुड़े हुए कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं वो बेस बन रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे कि यहाँ भी राधा कृष्ण की रासलीला ही है। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में ईरानी उर्दू कविताओं को भी शामिल किया जाता है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो कथक। आपको पता है आगे चल के मुस्लिम शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया था। आपने देखा कि जो लखनऊ के नवाब हैं उन्होंने ही कथक को सबसे ज़्यादा फेमस बनाया, और सबसे ज़्यादा जो इसको चरम पे पहुंचाया वाजिद अली शाह ने पहुंचाया था, जो कि लखनऊ के आखिरी नवाब हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नवाब और ऐसे लोग इसके संरक्षण से जुड़े हैं तो उसमें उर्दू का और ऐसी चीज़ों का मिश्रण होना स्वाभाविक बात है। तो ईरानी और उर्दू कविताओं से ली गई विषय वस्तु पर भी नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है कथक में। यद्यपि कथक का जन्म यूपी में हुआ, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव के कारण यह मंदिरों की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। अभी तक जो कथा, जो चीज़ें मंदिरों में कही जाती थी और ये मंदिरों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर के क्षेत्रों पर ईरानियों का और मुस्लिम जो राजा है इनका अधिकार हुआ, तो ये जो कथक है ये धीरे धीरे मंदिरों से दरबारों की शोभा बढ़ाने लगा। और जब दरबार में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न राजाओं की कला और संस्कृति, विभिन्न देशों की जो संस्कृतियां हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो कथक है ये भी अछूता नहीं रहा, ये राधा कृष्ण की रासलीला के साथ साथ मंदिरों के साथ साथ अब ये दरबारों में भी होने लगा, और इस पर ईरानी और जो उर्दू संस्कृतियां हैं इनकी कविताएं और नाटकों का भी प्रभाव पड़ गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। आगे है कि यद्यपि कथक का जन्म यूपी में हुआ था, ये चीज़ें मैंने बताई, और ईरानी और मुस्लिम प्रभाव के कारण यह मंदिरों की रीति से दरबार मनोरंजन तक पहुंच गया। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और कौन सा नाम है इसका, नटवरी नृत्य, यानी कि इसके भी 2 नाम हो गए। ऐसे कुछ नृत्य हैं जिनके डबल नाम है, जैसे मैंने कहा था कि भरतनाट्यम, इसको कहा जाता है दासियट्टम। मैंने कुचिपुड़ी को बताया था, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है जिसको मटका नृत्य भी कहते हैं। और ऐसे ही आपका जो कथक है इसको भी नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसके उपनाम या इसके जो सब नाम हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए बच्चों। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत इसका स्वर्णिम रूप देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्णिम रूप या जो है चरमोत्कर्ष कथक का किसके समय में देखने को मिलता है, वाजिद अली शाह, और ये लखनऊ के अंतिम नवाब हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 के समय ये थे। तो ये आपका सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कथक से बहुत सारे घराने भी बन गए,
यानी कि पूरे के पूरे उत्तर क्षेत्रों में कथक का विस्तार है। और इस पूरे उत्तर भारत में जो कथक है कई घरानों में बट गया, जिसमें से आप देखेंगे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना, ये सारे घराने भी जो हैं ये कथक से ही जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। और इन घरानों से बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बनारस घराने से सितारा देवी, लच्छू महाराज, ये जो है लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न घराने जो हैं ये आपके कथक से ही जुड़े हुए हैं। और ये चारों घरानों का नाम याद रखेंगे, जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़, ये किससे हैं? कथक से ही जुड़े हुए घराने हैं। नेक्स्ट जो आपका नृत्य है ये है सत्रिया नृत्य, जो कि असम का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम के इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के संत शंकर देव को जाता है। ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों कि सत्रिया नृत्य का जो विकास है असम में किसने किया है या किसकी वजह से हुआ है? तो शंकर देव की वजह से हुआ है। और ये किस राज्य का है? असम का है। असम के इस नृत्य को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का काम शंकर देव ने किया है। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए ही शंकर देव ने इसको विकसित किया है सत्रिया को। इसमें शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे बोरी गीत कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि बोरी गीत क्या है? तो बोरी गीत जो है ये थीम है सत्रिया नृत्य का, इसी पे सत्रिया नृत्य आधारित होता है। कहाँ का है? ये असम का है। किसने विकसित किया है इस नृत्य को? तो ये या कहिए कि जो बोरी गीत है इसको, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकर देव ने किया है। ये सारे पॉइंट्स ये आपके असम के नृत्य से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सारे बच्चों आपके थे भारत के शास्त्रीय नृत्य। अब जो बचा है वो है भारत का लोक नृत्य। हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लिया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और वही पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है और जो हमें सिलेक्शन दिलाए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है सिलेक्शन। और आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करना और अधिकतम अंक प्राप्त करना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिनों में एक चैप्टर समाप्त हो जाए और आपको सारे इंपॉर्टेंट तथ्य भी मिल जाए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब लोक नृत्य को। भारत का लोक नृत्य, हमने शास्त्रीय नृत्य समाप्त कर लिया। लोक नृत्य क्या है? ऐसे नृत्य जो जीवन के विविध रंगों की झलक विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसा नृत्य जो जीवन के विभिन्न अवसरों का, जीवन में होने वाले विभिन्न जो है मौसमों का, जलवायु का जो परिवर्तन आता है, जो जीवन में अलग अलग तरह के समय आते, जैसे विवाह होना, जैसे बच्चे का जन्म होना, जैसे किसी की मृत्यु होना, या अन्य कोई जो है सामाजिक कर्मकांड, या कोई अन्य सांस्कृतिक वर्ग, या कभी कभी आप देखते हैं ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि सावन में सावन गीत, तो उस तरह से डांस भी। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में बदलती रहती हैं और इस बदलाव से हमारे जीवन में जो इफेक्ट आता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए जब आम लोगों के द्वारा छोटे से क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर कोई नृत्य या गायन होता है तो इसी को लोक, अगर डांस है तो लोक नृत्य कहेंगे, अगर वो सॉन्ग है तो इसे हम लोक गीत कहते हैं। तो लोक नृत्य क्या है? ऐसे नृत्य जो जीवन के विविध रंगों को, यानी कि अलग अलग कलर्स को, अलग अलग टाइम पीरियड को, अलग अलग मूवमेंट को अवसरों पर किए जाने वाले नृत्य हैं, जो इनकी झलकियों को दिखाते हैं या जिसके माध्यम से लोग प्रस्तुत करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। तो लोक नृत्य को देख लेते हैं बच्चों। एक तरफ आपके जितने हैं लोक नृत्य हैं, दूसरी तरफ आपके स्टेट हैं, और आपको यही जानना है, ये कूट में आ जाता है एग्जाम में, इंडिविजुअल भी आ जाता है कि ये नृत्य कहाँ का है, या एक तरफ नृत्य होते हैं दूसरी तरफ स्टेट होते हैं और हमें उसे सही कूट से मैच करना होता है। तो आपको यहाँ बहुत सारे जो है लोक नृत्य दिए हुए हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राउफ, धमाली, हिक्कात और चकेरी, ये चारों जो लोक नृत्य हैं कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। राउफ तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे बच्चों। राउफ, धमाली, हिक्कात और चकेरी जम्मू कश्मीर का है। जापरो एक ही लोक नृत्य है,
लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ से जुड़ा एक नृत्य है जिसको कहते हैं जाबरो, इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, लद्दाख का है। इसके अलावा भांगड़ा तो सबको याद रहता है, गिद्दा भी सबको याद रहता है, एक मालवी गिद्दा भी है और एक आपका कीकली भी है। ये सारे कहाँ के हैं, साथ ही सम्मी पंजाब के हैं, जिसमें से भांगड़ा और गिद्दा को तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। साथ ही अगर आगे मालवी गिद्दा दिया हो तो भी वो आपका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। इसके अलावा सामी और आपका या सम्मी और कीकली, ये भी आपके कहाँ के हैं, पंजाब के ही लोक नृत्य हैं। साथ ही पुंग चोलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पुंग चोलम एग्जाम में आया है, ये कहाँ का है, मणिपुर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुंग चोलम। इसके अलावा ओट्टम थुल्लाल और रामानट्टम और कोथू, ये कहाँ के हैं। इसके अलावा कुड़ियट्टम और कृष्णाट्टम और कोल्लम थुलाई, ये केरल के हैं। इसमें से ओट्टम एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ओट्टम थुल्लाल और आपका कोल्लम थुलाई, ये दोनों एग्जाम में आए हैं, तो याद रखेंगे ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, केरल के हैं। इसके अलावा लुड्डी, मुखौटा नृत्य भी एग्जाम में आया कि मुखौटा नृत्य कहाँ का है, पंडुआ गिद्दा और नाटी झमकाड़ा और घुरेई झाम, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से मुखौटा नृत्य एग्जाम में आया है, नाटी आया है एग्जाम में और आपका झाम, ये 3 एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। ये दोबारा रिवाइज भी किए जा सकते हैं आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई अन्य को जो है आयोग के द्वारा लिया जा सकता है। तो याद रखेंगे बच्चों, ये सारे जो नृत्य हैं ये आपके कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भगोरिया, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि भगोरिया नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, एमपी का है भगोरिया। गरबा एग्जाम में आता है, डांडिया रास भी आता है और भवई, ये तीनों एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डांडिया रास, भवई और आपका गरबा, तीनों कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, गुजरात का लोक नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा घूमर, 13 ताली, कालबेलिया, ये आपके कहाँ के हैं, राजस्थान के, ये भी तीनों एग्जाम में आया हुआ है। घूमर तो आपने देखा भी होगा, पद्मावती में भी ये आया है, राजस्थान का है, और आपका 13 ताली भी राजस्थान का है। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े कुछ और तथ्य भी जान लीजिए। कालबेलिया को जो विश्व में प्रसिद्ध किया है, ये किसने किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसकी वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। और साथ ही इसको जो है हाल ही के दिनों में आपके जानते हैं कि अमूर्त और मूर्त दोनों चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो आपका यूनेस्को है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और इसको फेमस किसने बनाया है, गुलाबो, याद रखेंगे, गुलाबो जो कि एक नृत्यांगना है गुजरात की, राजस्थान की, इन्हीं की वजह से जो कालबेलिया है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। और ये IAS में क्वेश्चन भी बन गया था कि किसने पूरे विश्व में प्रसिद्ध बनाया है, इसको गुलाबो ने बनाया है, और किस नृत्य को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया, अमूर्त में, तो ये आपका कालबेलिया है। कब किया गया, 2010 में। इससे जुड़ा ये तथ्य आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इसके अलावा पंडवानी, ये भी एग्जाम में आया है, एक ही नृत्य है, छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। और बिहू तो आप लोगों को रटा होगा, क्योंकि बहुत पुराने समय से एग्जाम में ये आता रहता है और बार बार आता है। तो आपका जो बिहू है ये कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा रासलीला, चौलर, नौटंकी, चरकुला, ये चारों कहाँ के हैं, यूपी के हैं, और ये भी एग्जाम में आता है। रासलीला आप लोगों को रटा ही होगा। नौटंकी मोस्टली आप देखते हैं लोकल स्तर पे ये डांस देखने को मिलता है, जिसमें जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं का कपड़ा पहन करके या ड्रेस पहन करके डांस किया करते हैं, और मोस्टली शादी वगैरह में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और चरकुला आपको पता है ब्रजभूमि का है। तो ये चारों जो नृत्य हैं ये यूपी के हैं, और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका है नेक्स्ट सायरा। सायरा कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सायरा जो डांस है ये किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका है छऊ। छऊ कहाँ का है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भी एग्जाम में आता है। इनमें से कोई भी स्टेट अगर आ जाए ऑप्शन में तो इसको सही कर लेना है। छऊ आपके झारखंड में भी होता, उड़ीसा में भी होता और पश्चिम बंगाल में भी होता है।
नेक्स्ट है आपका यक्षगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में अनगिनत बार आया है, यक्षगान कहाँ का है, तो आपका यक्षगान जो है ये कर्नाटका का है। इसके अलावा तमाशा भी एग्जाम में आया है, लावड़ी भी आपके एग्जाम में आया है, ये दोनों जरूर याद रखेंगे, तमाशा और लावड़ी, ये आपका महाराष्ट्र का है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांस नृत्य, इसी को आप देखते हैं, बांस नृत्य को ही कहा जाता है कि जो है चेराव डांस, तो ये एग्जाम में आता है कि चेराव डांस कहाँ का है, ये सुपर टेट वगैरह में और सी टेट और टेट में भी एग्जाम में आता है। खास करके सी टेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि चेराव नृत्य किस राज्य का है, मणिपुर का है, और ये बांस के द्वारा डांस किया जाता है, जिसमें जो अलग अलग छोर पे बांस पकड़ करके व्यक्ति बैठे रहते हैं और उस बांस को हिलाते हैं, और जो नृत्य करने वाले होते हैं वो बांस को बार बार जो है डांस करते हुए लांघते रहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ डांस है। ये आपके कहाँ का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बांस नृत्य या चेराव नृत्य। इसके अलावा चैलम नृत्य भी मिजोरम का है, मिजोरम के कई सारे नृत्य हैं, याद रखेंगे। मणिपुर में तो एक ही नृत्य था आपका पुंगचोलाम, लेकिन जितने ये इंपॉर्टेंट वाले हैं बाकी ये सारे मिजोरम के हैं, ये सब मिजोरम में किए जाते हैं। इसके अलावा चौलंग लेजान, चौंगलेजान, ये चौंगलेजान भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि चौंगलेजान कैसा नृत्य है और कहाँ का है, तो ये मिजोरम का नृत्य है। और ये दुख और सुख, यानी कि जब इंसान के जीवन में कभी दुख के पल आए या कभी खुशी के पल आए तो दोनों अवसरों पर ये डांस किया जाता है। और ये और भी ज़्यादा फेमस है कि अगर किसी पति का जो पत्नी है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें पति के दुख को बयां करते हैं इस डांस में कि जो पति है उसको कितना कष्ट है या कितना उसको तकलीफ है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कौन सा नृत्य है जिसमें पत्नी के मरने के बाद पति के दुख को व्यक्त किया गया है, तो ये आपका चौंगलेजान है, कहाँ का है, ये मिजोरम का है। नेक्स्ट है लायन एंड पीकॉक नृत्य, लायन एंड पीकॉक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है, एक ही नृत्य है बच्चों, याद रखेंगे। इसके अलावा जावा कीर्तन और जात्रा, ये आपका जो जावा कीर्तन है या इसी को कीर्तन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कीर्तन अगर कह दे और या जात्रा कह दे, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। तो जात्रा नृत्य या कीर्तन नृत्य की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि तथ्य बहुत है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से इसको बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी रटने पर विश्वास मत कीजिए, अपने भारत के सारे स्टेट को घूम डालिए, जिस स्टेट से जो चीज़ें ली गई हैं उसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप शुरू करना चाहें केरल से, तो केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, दो है, कथकली है और आपका मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ से क्या है, भरतनाट्यम है। और ऊपर आ जाइए आंध्र प्रदेश में, वहाँ से क्या है, कुचिपुड़ी है। और ऊपर आ जाइए उड़ीसा में, वहाँ से क्या है, उड़ीसी है। इतने शास्त्रीय नृत्य आपके हो गए साउथ के। अब आपको लोक नृत्य देखना है तो छत्तीसगढ़ चले जाइए और देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य होता है। फिर झारखंड चले जाइए, वहाँ देख लीजिए कौन सा नृत्य होता है। आप एमपी चले जाइए, भगोरिया होता है। यूपी चले जाइए, 4 नृत्य यहाँ के हैं। बिहार चले जाइए, क्या वहाँ से कोई नृत्य है। सिक्किम चले जाइए, थांगटा है। मणिपुर चले जाइए, 1 नृत्य है। मिजोरम के 3-4 नृत्य हैं। आपका लायन पीकॉक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है। पंजाब में चले जाइए, भांगड़ा गिद्दा, ये वहाँ के हैं। कश्मीर में चले जाइए, लद्दाख में चले जाइए। हर स्टेट को अपने दिमाग से ही भ्रमण कर डालिए। राजस्थान में चले जाइए, कालबेलिया, घूमर, 13 ताली। गुजरात चले जाइए, वहाँ पे आपका दांडिया रास, गरबा ये हो जाएगा। महाराष्ट्र चले जाइए, लावड़ी और तमाशा, ये नृत्य वहाँ के हो जाएंगे। इस तरह से आप इंडिया के सारे राज्यों का भ्रमण कर लीजिए और सोचिए इस राज्य से हमने कौन सा नृत्य या कौन सा शास्त्रीय नृत्य लिया है। आपको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा और बिना किसी स्ट्रेस के सारे याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में उसको जो है करेक्ट करके आएंगे। और अगर ऐसे रटेंगे कि मणिपुर का क्या था या अरुणाचल का क्या था तो वो भूल जाएगा और फिर एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। आप हर स्टेट में जाइए और सोचिए यहाँ से कौन सा नृत्य या शास्त्रीय नृत्य लिया गया है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा। कोई भी पूछेगा तो आपके दिमाग में वो मैप घूमने लगेगा, इंडिया के सारे स्टेट नजर आएंगे और उस स्टेट के सारे नृत्य और शास्त्रीय नृत्य नजर आएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है
किसी भी चीज़ को याद करने का, जैसे मैंने कैसे याद किया था 22 भाषाएं अपने जो है देश की, जब मैं पढ़ रही थी या जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने 22 भाषाओं को कैसे याद किया था, बिल्कुल ऐसे मैंने एक एक स्टेट में, मतलब जो है एक एक स्टेट यानी कि दिमाग से वहाँ पे जाइए और सोचिए कि कौन सा भाषा कहाँ से लिया गया है, और एक एक स्टेट से कुछ न कुछ भाषा लिया गया है, तब जा करके हमारा 22 भाषा हुआ है। तो हर स्टेट का भ्रमण कीजिए और सोचिए कि कहाँ से क्या लिया गया है, अगर लिया गया है तो वहाँ से उसको लीजिए और नहीं लिया गया है तो मत लीजिए, और बहुत आसानी से आपको 22 भाषाएं कुछ ही मिनटों में या कहिए कि एक ही घंटे में याद हो जाएगा, अगर आपका तरीका सही है तो। इस तरह से पढ़ेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा और भूलेंगे भी नहीं और मज़ा भी आएगा और एग्जाम में बहुत अच्छे से सही करके आएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम फिर क्वेश्चन की क्लास में भी मिलेंगे। थैंक यू।